हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल PKY क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो सीरीज स्टार्ट कर रखे हैं उसका आज हम लोग 7वां वीडियो देखने वाले हैं, ठीक ना। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा जैसे कि ये जो टॉप 10 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ये यूँ कहें कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में काफ़ी लाभदायक होगा। इसलिए आप लोग दोस्तों इस वीडियो को पूरी देखिए, क्योंकि हाँ, क्वेश्चन के आंसर को तो छोड़ सारे क्वेश्चन का डिस्कशन के साथ हम लोग ऑप्शन के डिस्कशन के साथ भी चल रहे हैं, ठीक ना। तो आप लोग डिस्कशन भी देखिए और नोट्स कीजिए, याद कीजिए। तो आइए दोस्तों, आज के हम लोग प्रश्न को करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? तो इसका आंसर क्या होगा उसको जानिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ए इटली, बी जापान, सी कीनिया, डी मैक्सिको। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इससे थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि ज्वालामुखी क्या है, क्या नहीं है। ज्वालामुखी को इंग्लिश में वोल्केनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्केनो। वोल्केनो, ठीक ना। और आगे जरा सा जानने की कोशिश करते हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है। तो ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। ज्वालामुखी 3 प्रकार की। पहला सक्रिय ज्वालामुखी, पहला सक्रिय ज्वालामुखी आप लिख लीजिएगा। दूसरा सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी। और तीसरा एक शांत ज्वालामुखी होता है। तीसरा शांत ज्वालामुखी, ठीक है। तो 3 प्रकार का होगा। इसको हम समझा देते हैं जरा सा। सक्रिय ज्वालामुखी जो होती है उसमें हरदम उद्गार होता रहता है, मतलब उसमें हरदम हलचल होती रहती है, उससे मैग्मा बाहर निकलते रहता है, ठीक ना। दूसरी है सुषुप्त ज्वालामुखी, ये सोया रहता है, कब जग जाएगा इसकी कोई ठौर ठिकाना नहीं है, ठीक ना। इसमें से कब उद्गार हो जाएगा कोई ठौर ठिकाना नहीं है, ठीक ना। सुषुप्त ज्वालामुखी सोया रहता है, फिर कभी भी जग सकता है। और एक शांत ज्वालामुखी होती है, कभी जगता नहीं है। तो 3 प्रकार की ज्वालामुखी होती है, इसको आप जान लीजिए। सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, ठीक ना। और जानते हैं तो ज्वालामुखी को कहते हैं पृथ्वी का सुरक्षा कवच। ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा कवच, सुरक्षा कवच, ठीक ना। इसको भी देख लिए और देख लेते हैं इसके बारे में। ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान, ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हमने क्या बोला कि ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान जिस छिद्र से पृथ्वी के अंदर से मैग्मा बाहर निकलता है उसे क्रेटर कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा। ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान जिस छिद्र से पृथ्वी के अंदर से मैग्मा बाहर निकलता है उसे क्रेटर कहते हैं, ठीक ना। और जब वहीं मान लीजिए ये हुआ छिद्र, ठीक ना, तो यहाँ से तो मैग्मा इसे बाहर निकल रहा है, द्रव के रूप में बाहर निकलता है, तो इस छिद्र को क्या बोलते हैं? क्रेटर। क्या बोलते हैं? क्रेटर, ठीक ना। लेकिन जब यही छिद्र बड़ा सा आकार ले लेता है, बड़ा आकार ले लेता है, तो इस बड़े आकार के छिद्र को काल डेरा बोला जाता है। क्या बोलते हैं? काल
कालडेरा, कालडेरा। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि जिस छिद्र से मैग्मा बाहर निकलता है ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान उससे क्रेटर कहते हैं, लेकिन यदि कहीं वो छिद्र बड़ा हो जाए तो उस जब बड़े छिद्र हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, कालडेरा बोलते हैं, ठीक ना। अब थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ी आगे जानकारी ले लेते हैं। जैसे हम लोग के क्वेश्चन जो था उसमें तो जापान आंसर किए थे, लेकिन इटली के बारे में जान लेते हैं कि इटली में एक दो ऐसे ज्वालामुखी है जिसका नाम है, पहला आप जान लीजिए, पहले एटना, एटना ज्वालामुखी, दूसरा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, और एक और छोड़ दीजिए, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक ना। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। तो एटना जो है, एटना ये जो है ये सिसिली द्वीप पर है, कि कौन सा द्वीप पर, सिसिली द्वीप पर, अपने से लिख लीजिएगा। और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है ये लेपारी द्वीप पर है, लेपारी। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को प्रकाश स्तंभ का भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। फिर से हम लिख देते हैं, थोड़ी डिस्टर्बेंस ऐसे लग रहा है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को, ठीक ना। नेक्स्ट अब देखते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने? ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी नील्स बोर, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी फैराडे। तो इलेक्ट्रॉन आपको याद होगा ईटा परनाच, ठीक ना, ईटा परनाच। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कौन करेगा? जे थॉमसन, जे थॉमसन। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ज़रा सा और भी जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज तो थॉमसन ने किए, कब किए? तो आपको पता होगा, नहीं पता है हम बता देते हैं कब तो ऐसे याद रखिएगा, इसको हम बता देते हैं ज़रा सा। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में। इसका गुण जो होता है ऋणात्मक होता है, ठीक ना। ये कक्ष जैसे ऐसे कक्ष बनाते हैं ना, ऐसे इस कक्ष के सभी ऑर्बिटल्स में स्तर में घूमते रहता है, यानी चक्कर लगाते रहता है, ठीक ना। इसका ऋणात्मक हो गया मान, ऐसे आप जान लीजिए, ठीक ना। प्रोटॉन जो है इसकी खोज 1896 ईस्वी में, ये धनात्मक होता है, ये इसके अंदर रहता है, ठीक ना। इसके बाद रहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज के बारे में बात किया जाए तो ये 1932 ईस्वी में इसकी खोज हुआ था। और इस पर भी ये न ऋणात्मक होता है न धनात्मक होता है, ये आवेश रहित होता है, ठीक ना, आवेश रहित होता है दोस्तों। ये भी नाभिक में ही उपस्थित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन सी हिपोक्रेटस, ऑप्शन डी गैलन। जैसे आपको पता है कि इसके पिछले हम लोग जब भी वीडियो बनाए थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि अरस्तु जो हैं जंतु विज्ञान के जनक, अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान। थियोफ्रेस्टस ये थे वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक। और अभी जो हम लोग का प्रश्न है चिकित्सा शास्त्र के, ये है हिपोक्रेटस। एक और इससे हट के जान लीजिए कि होम्योपैथिक का यदि बात करें, होम्योपैथिक, तो इनका हो जाता है हैनीमैन, ठीक ना, हैनीमैन। नेक्स्ट देखिए, लोदी वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लोदी वंश के संस्थापक तो सब कुछ जानते हैं, ऑप्शन सी बहलोल लोदी। लेकिन इतना से तो काम होगा नहीं, ज़रा सा और जानने की कोशिश करते, देख लेते हैं इसके लिए पेज है कि नहीं है।
पेज नहीं है। तो हम लोग कोशिश करते हैं इसी पे जानने का। आखिर कैसे करेंगे, इसके लिए पेज नहीं है दोस्तों, तो यहीं पे हम देखने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये जान लीजिए, लोदी वंश में ये जो बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, ये तीनों जो थे ये अफ़गान वंश के थे। क्या थे? अफ़गान वंश। तो पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में अफ़गान वंश का शासन, राजवंश का शासन करने वाला कौन कौन थे? यानी लोदी वंश के जितने थे वो अफ़गान वंश, ठीक ना। तो बहलोल लोदी जो थे, इनका शासनकाल ज़रा जानने की कोशिश करिए आप लोग, और जान लीजिए भी। 1451 से लेकर 1489, ठीक ना, ठीक है। फिर सिकंदर लोदी के बारे में बात किया जाए तो 1489 से 1517। फिर इब्राहिम लोदी के बारे में बात किया जाए तो 1517 से 1526 तक, ठीक ना। 1517 से 1526 तक इनका शासनकाल रहा। अब दूसरी बात और जान लीजिए कि इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी तो आंसर हुआ था ना। इब्राहिम लोदी जो थे वो दिल्ली सल्तनत में जो लोदी वंश था, इसका अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। जब इन्होंने बाबर से युद्ध किया, पानीपत का प्रथम युद्ध, तभी ये पराजित हो गए और बाबर ने इनको पराजित कर दिया और इब्राहिम लोदी ने रणभूमि में ही वीरगति को प्राप्त हो गए। तो ऐसे पूछता है कि वो कौन से शासक थे जो रणभूमि में ही अपना प्राण गंवा चुके। तो आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1771 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1785 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1793 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1773 ईस्वी। इसी को रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, यदि आपको एक बात सुन लीजिए दोस्तों, यदि आपको गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में बात जाननी हो तो आप हमारे चैनल को खोलिए और प्लेलिस्ट में जाइए, आपको गवर्नर जनरल का वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लियर कर लीजिएगा। तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग्स, ठीक ना, वारेन हेस्टिंग्स। फिर है और जान लीजिए, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई, ठीक ना। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, जिसमें मुख्य न्यायाधीश का नाम था एलिजा इम्पे, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ऑप्शन ए प्रथम, दूसरा, द्वितीय, तीसरा, तृतीय, मतलब 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसका आंसर देखा जाए जरा सा, पेज है कि नहीं? जी बिल्कुल पेज है। आंसर देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। इसमें गांधी जी लंदन गए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो इसके बारे में ज़रा सा जानने की कोशिश किया जाए दोस्तों। पहले तो जान लीजिए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, प्रथम ये हुआ था आपको 12 नवंबर 1930 ईस्वी को, ठीक ना। और थर्ड जो हुआ था वो हुआ था 12 से 5 जोड़िए 17 नवंबर
1932 ईस्वी में, ठीक ना। और सेकंड जो हुआ था 7 सितंबर 1931 ईस्वी में। याद हुआ? कैसे याद रखिएगा डेट? पहला और लास्ट मतलब फर्स्ट और थर्ड दोनों नवंबर, ईस्वी तो सब कोई याद है। तो डेट कैसे याद रखिएगा? दोनों नवंबर, पहला 12 में और दूसरा 5 में जोड़िए 17, और सेकंड को याद रख लीजिए 7 सितंबर। फिर और देखिए कि ये जो सेकंड में महात्मा गांधी जी लंदन सेंट जेम्स पैलेस, जो ये गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, सेंट जेम्स पैलेस में हो रहा था। तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व करने के लिए उसमें हिस्सा लिए थे। तो जब ये सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों से चढ़ रहे थे दोस्तों, तो इन्हें देख विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मुरे ने इन्हें नंगा फकीर कहा, ठीक ना, नंगा फकीर कहा। और ये रखिए दोस्तों कि ये पूछ दे कि ये तीनों गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रेमजे मैकडोनाल्ड। यदि ये पूछे कि ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से दलित परिवारों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत में डाक सूचकांक में कुल कितने अंक है? तो ऑप्शन हो जाएगा 6। नेक्स्ट, विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, डी इंग्लैंड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चीन इज द राइट आंसर। जरा सा और कुछ देखने की कोशिश कीजिए इस पे दोस्तों। देखिए सबसे ज़्यादा ये बड़ा सा खंभा जो है ये क्या है? चीन है, ठीक ना, ये चीन है। ये जो है आपका क्या है? ये भारत है। तो पहले स्थान पे कौन हुआ? चीन, दूसरा पे भारत, तीसरा पे अमेरिका, चौथा पे इंडोनेशिया, पांचवा पे ब्राज़ील, छठा पे पाकिस्तान। 6 याद रखिए। फिर से देखिए, चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान। चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न, अशोक महान का अंतिम युद्ध कौन था? ऑप्शन ए कलिंग युद्ध, ऑप्शन बी मलाया, सी कोचिन, डी मगध। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। धैर्य से ध्यान देते हैं दोस्तों कि अशोक महान जो थे ये बिंदुसार के उत्तराधिकारी हुआ करते थे। इनका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व, ठीक ना। कलिंग युद्ध ये तकरीबन राज्याभिषेक की 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध किए थे। और किनके साथ? तो चेदी वंश के राजा खारवेल के साथ युद्ध किए थे। इन युद्ध का वर्णन इनके ही द्वारा चलाया गया शिलालेख 13वां शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण क्यों हुआ था? तो जरा से इसके बारे में जान लीजिए। सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी मैरी की यात्रा की याद में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। कब? तो याद रखिए इन लोग आए थे 1911 में, बट याद रखिए कि 31 मार्च 1913 ईस्वी को निर्माण कार्य चालू हो गया और ये बनकर 1924 ईस्वी में तैयार हो गया। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का टॉप 10 क्वेश्चन। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। और बिल्कुल ही इसको शेयर करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए हर प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन लेकर के ज़रूर ही उपस्थित हो जाते हैं। चलिए आज के लिए बाय, धन्यवाद।